अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 42 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये एक ही था, रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी। हमने पहले रेडियस फाइंड किया है, अब हम एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जो कहता है कि जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट के अंदर, वो दो हिस्सों से मिलकर बनी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी है KE वर्क होती है 1/2 mv स्केयर मोशन की वजह से जो होती है। दूसरी आती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, आउटर इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम नाम देते हैं GE स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्केयर। वो कितने इक्वल होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है force of attraction is equal to GE square divided by 4 pi epsilon naught r square। अब कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा हो एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ, तो वो डिस्टेंस हमारे पास आएगा dr। ठीक है, डिस्टेंस हो गया इज इक्वल टू डेल आर या डी आर। तब हमारे पास जो वर्क डन होगा मूविंग इलेक्ट्रॉन का वो क्या आएगा। अब देखें, वर्क डन इक्वल होता है F मल्टीप्लाई डी। F यहाँ पे है फोर्स, डी है डिस्टेंस। फोर्स थी हमारे पास GE स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्केयर। d है हमारे पास डिस्टेंस, तो वो था dr। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि हमने कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा r न्यूक्लियस से। ठीक है, तो हम पहले टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पॉइंट होता है जहाँ पे अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है उसके और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है। अब जब इन्फिनाइट पॉइंट पे है, मीन कि वो उस अट्रैक्शन से बाहर हो गया। ठीक है, तो उस इन्फिनिटी से हमने उसको वापस पॉइंट r पे लाना है, डिस्टेंस r पे। अब ये कैसे हमें ऑब्टेन होगा कि ये जो इक्वेशन हमें मिली थी, इक्वेशन नंबर 1, इसकी इंटीग्रेशन करें। अब इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, r इंफिनिटी जी स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्केयर साथ है dr। अच्छा जी, ये हो जाएगा GE स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कांस्टेंट इन्फिनिटी dr डिवाइडेड बाय r स्केयर। ठीक है, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं इक्वल आएगा इज इक्वल टू GE स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाय r। अब ये -1 बाय r कैसे आया कि जब हमने इंटीग्रेशन करनी है r ओवर r स्केयर, मतलब कि जब हम 1 बाई r स्केयर की हमने करनी है, तो ये कैसे हो जाएगा, r पावर -2। इसकी हमने इंटीग्रेशन करती है, मैथमेटिकली फार्मूला है इज इक्वल टू r -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा r -1 डिवाइडेड बाय -1, तो ये इक्वल हो जाएगा -r पावर -1 इक्वल हो जाएगा -1 ओवर r। ठीक है, अब जब ये -1 ओवर r आया तो ये इक्वल होगा GE स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये माइनस है तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस।
ठीक है। ये हमारे पास जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल आ जाएगी -GE² डिवाइडेड बाई 4πε0 r के। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। अब देखिए वो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से वापस उसको डिस्टेंस r पे जब हमने लाया तो वहाँ पे क्या हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इन्फिनिटी पे क्या था कि न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोई भी अट्रैक्शन नहीं थी और जो पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की इन्फिनाइट पॉइंट पे वो जीरो थी। ठीक है। तो जब हमने इसको न्यूक्लियस के पास लाया तो वहाँ से वो डिक्रीज हो गई है। न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो से कम हो जाएगी। जब वो जीरो से कम होगी मीन माइनस फॉर्म में होगी। तो जो लेस देन क्वांटिटी जो जीरो से कम होती है वो नेगेटिव फॉर्म में होती है। तो ये वजह है कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई है ये माइनस की फॉर्म में होगी, तो इस माइनस की रीजन। ठीक है। अब कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक की हमारे पास 1/2 mv² प्लस -GE² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। इसको सिंप्लीफाई करें 1/2 mv² प्लस माइनस GE² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। अब यहाँ से हमने वेलोसिटी वाला फैक्टर जो है इसकी वैल्यू लगाएंगे इक्वेशन। पीछे जो हमारे पास थी रेडियस में वहाँ पे हमारे पास आई थी इक्वेशन नंबर 16 थी जो पीछे। इक्वेशन नंबर 9 से हम इसको करेंगे। इक्वेशन नंबर 9 है लास्ट पेज पे हमारे रेडियस वाली mv² इज इक्वल टू क्या है, mv² इज इक्वल टू GE² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 GE² डिवाइडेड बाई 4πε0 r माइनस GE² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया आ जाएगा GE² डिवाइडेड बाई 4 2 8 πε0 r माइनस GE² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। अब इन दोनों को हमने करना है सिंप्लीफाई। तो हम लेंगे एलसीएम आएगा 8πε0 r 8 1 और 8 तो GE² माइनस 4 2 8 आता है तो 2GE² इक्वल टू माइनस GE² डिवाइडेड बाई 8πε0 r। ये हमारे पास आ गई उसकी एनर्जी। इक्वेशन नंबर है ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है इक्वेशन नंबर 70। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम r की वैल्यू जो है पीछे जो रेडियस की हमने फाइंड की थी वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे r की लगाएंगे। तो वो हमने क्या वैल्यू थी r की जो हमारे पास आई थी, r इज इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाय πmGE²। r की ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस GE² डिवाइडेड बाय
8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे हमने आर की वैल्यू लगानी है, तो क्या आएगी ई इज इक्वल टू माइनस जी ई स्केयर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम स्केयर एच स्केयर डिवाइडेड बाई पाई एम जी ई स्केयर। सिंप्लीफाई करेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस जी ई स्केयर डिवाइडेड बाई, यही हमें डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, पाई एम जी ई स्केयर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्केयर एन स्केयर और एच स्केयर। यहाँ पे पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, जी बाकी आ जाएगा जी स्केयर ई पावर 4 एम डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एन स्केयर एच स्केयर। ये हमारे पास ई की वैल्यू है। ई एन इज इक्वल टू जी स्केयर ई पावर 4 एम डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एन स्केयर एच स्केयर। क्वेश्चन नंबर 18। ये जो ई एन है ये क्या इंडिकेट कर रही है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास जो जी होता है इज इक्वल टू 1, ठीक है। तब हमारे पास ई एन क्या आ जाएगी, एन ई पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एन स्केयर और एच स्केयर। अब यहाँ से हम एन स्केयर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा एम ई पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर 1 बाय एन स्केयर। ये सारे हैं कांस्टेंट और एनर्जी और जो एन है इसका आपस में इनवर्स रिलेशन आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू, अब देखें क्या है कि वो कहता है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव हमने साथ में जो है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट है, जब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास लास्ट लेक्चर में मैंने रेडियस में इनकी वैल्यू बताई है, मैस है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वैक्यूम परमिटिविटी है और प्लॉन्क्स कांस्टेंट है एच। जब हम इनकी वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.178 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जूल। अब कहते हैं कि ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास ई एन इज इक्वल टू -2.178 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 1 बाई एन स्केयर। ये इक्वेशन जो है ये बताती है कि जो एनर्जी है एसोसिएट करती है इलेक्ट्रॉन के साथ nth ऑर्बिटल में, ठीक है। अब इसकी नेगेटिव वैल्यू शो करती है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बाउंड किया हुआ है। पहले ये था कि इलेक्ट्रॉन इनफिनाइट पॉइंट पे था, वहाँ पे उसकी कोई भी अट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन उस पर अट्रैक्शन लगा रहा है, तो एनर्जी जो है नेगेटिव फॉर्म में होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन है, अब डिफरेंट जो जूल सेकंड में इसकी एनर्जी हमें मिलती है, अगर इसकी क्वांटिटी को हम मतलब कि इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो से और डिवाइड करें 1000 से, तो हमारे पास एनर्जी जो ई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी। क्या कहता है कि हम ई एन, देखिए ये वाली जो वैल्यू है 2.178 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो के साथ 23 और डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तब हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी। क्या होगी 13.315 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, किलो जूल पर मोल। अब कहता है कि वो अगर ये जो एनर्जी की वैल्यू है ये एसोसिएट कर दिया हाइड्रोजन एटम के साथ, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए ये वैल्यू आएगी।
अब कहते हैं कि अगर हम n को 1 2 3 4 रखें तो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। जब हमने n को 1 रखा तो -13 किलो जूल पर मोल आ गई। जब n 1 है तो हमारे पास आएगी E1 इज इक्वल टू -13.315 डिवाइडेड बाय 1 स्केयर। n स्केयर है, इस वजह से 1 स्केयर इज इक्वल टू 13.315 किलो जूल। ठीक है, जब हमने n को रखा 2 तब आएगी E2 इज इक्वल टू तब वैल्यू आती है -328.32 किलो जूल पर मोल। जब हम इसको रखेंगे 3 तब ये आ जाएगी -145.92 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरह अगर हम 4 रखेंगे तो -82.08 आएगी, 5 रखेंगे -52। तो जब हम इन्फिनाइट रखते हैं 0 तो वहाँ पे एनर्जी 0 पॉइंट होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे न्यूक्लियस से बाहर होता है, उसकी अट्रैक्शन नहीं होती। अब ये जो डिफरेंस है वैल्यूज का एडजेसेंट ऑर्बिट में, ये कैसे होता है कि E2 - E1 करेंगे 984 आएगा, E3 - E2 करेंगे 182 आएगा, E4 - E3 करेंगे तो 63.84 आ जाता है। अब ये डिफरेंस हमें क्या बताता है कि जो वैल्यूज जो कि एनर्जी की डिक्रीज होती है लोअर से हाई की तरफ, जब हम बड़े ऑर्बिट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है। देखें E2 - E1 में 984 है, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। लेकिन जब E4 से E3 को हमने निकाला है तो वहाँ पे 63 आई है, कम वैल्यू आई है। ठीक है, अब फर्स्ट और इन्फिनाइट लेवल में इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, E इंफिनिटी -E1। अब 0 से जब हमने -31 निकाला क्या है, इन्फिनाइट लेवल से -E1 इज इक्वल टू 0 -13.315। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.315 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल जैसे डिटरमिन की उसके बराबर ही होती है। अब ये वैल्यूज हमें क्या बताती हैं कि जो एडजेसेंट ऑर्बिटल है बोहर के मुताबिक हाइड्रोजन एटम के, वो कहते हैं कि वहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होती जाती है तेज़ी से। कि हाइड्रोजन एटम के लिए अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स हों हमारे पास तो वहाँ पे उनकी एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब ये बात याद रखनी चाहिए कि जो एडजेसेंट ऑर्बिटल है उनकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, कि जो डिस्टेंस बढ़ेगा वहाँ पे एनर्जी उसके लिहाज से क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए अब डायग्राम है, न्यूक्लियस से N1 ऑर्बिटल है तो उसकी -13 है, फिर N2 है -3 to 8 है, N3 के लिए -14 है, 5 है, 4 के लिए -82 है, फिर 5 के लिए -52 है। ठीक है, तो ये हमारी जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है nth ऑर्बिटल में उसकी एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।